स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का भी हम लोग हिस्ट्री का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पर डे एक वीडियो हम लोग हिस्ट्री का पढ़ते हैं, यानी इतिहास का। और स्पेशली आपका बिहार बोर्ड का इतिहास है। चैप्टर 2 अभी हम लोग चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसमें चैप्टर आज समाप्त होगा। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, और यह हमारा इकाई 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूस में जो क्रांति हुई थी किस कारण से हुई थी, उसके कौन कौन से कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए, कौन कौन सी सरकार बनी। इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर के प्लेलिस्ट से लाइन बाय लाइन देख लें। उसको देख लेंगे तो ये आगे वाला जो टॉपिक है आपके कहानी के जैसा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917। इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब कि ये आया, मतलब लोगों के नजर में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लेनिन। नीचे आप उसका चित्र देख रहे हैं और आप अपने पुस्तक में भी अपना उसका चित्र देख सकते हैं। जार की सरकार उसे निर्वासित कर दिया था। निर्वासित मतलब अपने देश से भगा दिया था, यानी कि पहले भी ये विरोध करता था राजा का, जिसके चलते राजा ने उसको देश निकाला दे दिया था, तो ये छिपकर रहता था। अतः यह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। किस देश में जाके रह रहा था? स्विट्जरलैंड में। जब मार्च 1917 में क्रांति हुई, वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। जैसे उसे पता चला, रे भाई लोग पूरा विद्रोह किए, पहले तो मैं अकेला था, अब तो बहुत ज्यादा लोग विद्रोह कर रहे हैं, राजा कमजोर भी हो गया, बस अपना बदला पूरा करने के लिए निकला वहां से और जर्मनी पे गया। जर्मनी से धीरे धीरे लुका छिपा के पहुंचा कहां पे? रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तो रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। जब लोगों को पता चला कि अरे भाई लेनिन आ गया है, जो उस समय आंदोलन करता था, जब राजा मजबूत था, कोई उसका विरोध नहीं करता था, तब यह आंदोलन के लिए उतर जाता था। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम था वो किस नाम से प्रसिद्ध है? अप्रैल थीसिस। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। उसने कहा कि सबसे पहले हर किसी के पास अपना जमीन होना चाहिए, शांति होना चाहिए और सबके पास भोजन करने के लिए रोटी होना चाहिए। रोटी का अर्थ क्या? केवल रोटी नहीं, मतलब भोजन। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। आप लोग कल पढ़े थे कि बुजुर्वा सरकार बनी, बुजुर्वा सरकार के बाद करेंस्की सरकार बनी। अब ये आया तो कहा नहीं, करेंस्की सरकार यहाँ पे नहीं चलेगी, उसको हम पलट देंगे एकदम। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। अब देखिए सेना इसकी तरफ से हो गई थी, फिर से सेना को भी वो करेंस्की सरकार पसंद नहीं था और लोग भी साथ दे रहे थे। 2 नवंबर 1917 ईस्वी, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। अब एक के रात रात अटैक करके जितना भी सरकारी चीज था सब पे क्या कर लिया? ये सब अधिकार जमा लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया था। अध्यक्ष कौन था जी? लेनिन था। ट्राटस्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। ट्राटस्की इस देश का इसका बना जी सरकार का विदेश मंत्री। नीचे आप लोग उसका चित्र देख सकते हैं, ये ट्राटस्की है जो विदेश मंत्री बना था। विश्व में पहली बार शासन सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई, यानी सबसे पहले विश्व में पूरा सबसे पहले सर्वहारा वर्ग के शासन हाथों में आई थी, तो अभी आई थी 1917 में, और वो भी किसके कारण? लेनिन के कारण। तो ट्राटस्की का चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 36 पर, ठीक है ना। आगे है, सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात, यानी जब सत्ता मिल गई, हासिल हो गई लेनिन को, लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया।
सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थी, परंतु उसने बहुत हद तक इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। जर्मनी के साथ किसकी संधि की थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी। इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा, लेकिन परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी जब वो आया तो विश्व युद्ध तो चल रहा था। उसने जर्मनी से कहा कि भाई अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो जर्मनी गुस्सा हो गया कि तुम तो मेरा साथ दे रहे थे, फिर तो नहीं, मेरी स्थिति अब वैसी नहीं है। तो उसको जुर्माने के रूप में अपना बहुत सारा जमीन जर्मनी को देना पड़ा कि मुझे बकस दो। और वहां से वो निकलकर पहले सोचा कि मुझे युद्ध में नहीं, मुझे अपने लोगों की स्थिति को क्या करना है? सुधारना। पहले लोग ठीक रहेंगे तब युद्ध होता रहेगा। इसी समय में रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध समझते हैं? माने वहां के आपस में ही नेता सब आपस में अब लगे मतभेद करने, लड़ाई करने अंदर ही अंदर, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। परंतु लेनिन ने साहसपूर्वक इन विरोधियों का सामना किया। यानी इतने बड़े बड़े देश आक्रमण किए थे, लेकिन फिर भी ये डरा नहीं और लोगों का सामना किया और भगा दिया। ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की। क्वेश्चन आता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की कौन था जी? लेनिन का विदेश मंत्री था, वो रूस का विदेश मंत्री था। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। और इसी सेना ने किसका सामना किया था? जो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और फ्रांस ने अटैक किया था। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। अब सीबीआई समझते हैं ना आप लोग, सीआईडी। अब उसने गुप्त पुलिस बनाया था, इसका नाम रखा था चेका। क्या नाम रखा था? चेका। इसको भी याद रखिएगा। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोहों को दबाने में सफल रहा। मतलब ये सेना इसलिए बनाई गई थी कि मान लीजिए आप अंदर ही अंदर छुप करके राजा के खिलाफ, मतलब राजा तो कोई था नहीं, लेनिन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक कोई प्लान बना रहे हैं कि इसको यहाँ पे नुकसान पहुंचाना है, तब तक वो सीआईडी क्या करेगा? आपको पकड़ लेगा। सीआईडी काम क्या होता है? चुपचाप रहेगा, जहां भी गलती पकड़ लेगा। ये अंदर आंतरिक जो विद्रोह होने वाला था वो भी दब गया। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। तो याद रखिएगा, रूस का संविधान कब बना था? 1918 में, आज से 102 वर्ष पहले। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, उसका नाम क्या रखा गया था? सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह या यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया गया। लेनिन ने नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई गई। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष था। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा निश्चित हुआ। यानी एक समिति बनी जिसका काम था कि मंत्रिमंडल में कौन कौन किस पद पर रहेगा उसका चुनाव करेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार जब बनती है हमारे देश में, तो कोई रेल मंत्री बनता है, कोई विदेश मंत्री बनता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री बनता है, अलग अलग पद पर लोगों को मंत्री चुना जाता है। तो उसका भी एक समिति होता है, एक दल होता है जो बताता है कौन किसके लायक है और उसको बनाया जाता है। लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी 18 वर्ष से ऊपर जो भी लोग थे, जैसे कि आज भी है हमारे देश में, वे सभी लोग वोट दे सकते थे। क्या दे सकते थे? वोट दे सकते थे। जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे, मतलब जो कमाने लगे थे, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया था। इस तरह काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि उसके बाद जो मिल मालिक होते थे, कंपनी के मालिक होते थे, अब उन लोगों का अधिकार खत्म हो गया। अब मजदूरों का अधिकार उस पर हो गया कि सभी मजदूर काम करेंगे और सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया।
शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसे भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी पहले केवल पंडित जी लोग पढ़ाते थे, पढ़ाने का अधिकार किनको था? बाद में सरकार बनी, बोला नहीं, जो जिस अगर इसके लायक होगा पढ़ाएगा, लोग पढ़ना चाहेंगे उसके पास पढ़ेंगे, किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, जो आज हमारे देश में भी है कि कोई भी जानकार है अगर उसके पास लोग पढ़ना चाहते हैं तो जा करके पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि पंडित जी बुर्बक है फिर भी उन्हीं से पढ़ना है, भले वो अच्छा पढ़ाएं चाहे ना पढ़े, ऐसा सिस्टम खत्म कर दिया गया। इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। बोल्शेविक दल का ही नाम क्या रख दिया था उसने? साम्यवादी दल। तो याद रखेंगे, साम्यवादी का बात आ गया तो समझो बोल्शेविक दल का बात हो रहा है। और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। हंसुआ और क्या? हथौड़ा, दो चीज उसने अपने झंडा पर लगाया। जैसे कि हमारे झंडा पर अशोक चक्र चलता है ना तिरंगे में, तो उसने क्या लगाया था? हंसुआ और हथौड़ा। उसके बाद से यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। अब लेनिन के समक्ष एक अन्य समर्थ भूमि के पुनर्वितरण की थी। अब इसके समक्ष एक और सामना ये आई कि जमीन का बंटवारा। जैसे कि आप लोग शुरू में ही पढ़े थे कि किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें थी, जिससे खेती करने में क्या थी? दिक्कत थी। अब इस पे भी लेनिन कुछ सोच रहा था क्या किया जाए कि ये समस्या समाप्त हो जाए। उसने एक आदेश जारी किया जिसके तहत बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। अब देखिए, उसने एक ऐलान किया कि जितना भी बड़ा बड़ा जो जमीन लेके बैठा हुआ है जमींदार लोग, उनका अब खेत नहीं रहेगा, सब किसानों में बांट दिया जाए। ना किसी के पास अधिक जमीन होगा ना किसी के पास। अब बताइए, जिसके पास नहीं होगा वो तो खुश हो जाएगा, जिसके पास होगा उसका हालत क्या होगा? भाई तो मेरा तो जा रहा है। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ बैजल प्रदान की। लेनिन के इस कदम की आलोचना हुई, लोग शिकायत करने लगे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जिसका होगा तो उसको तो बुरा लग ही रहा होगा। अब मान लो केहू के 1 कट्ठा बा, केहू के 2 बीघा बा, तो मैं से कह काम कर 1 बीघा इनको के दे देता नहीं में से, तो आदमी खराब लगबे करी। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में था। आगे है, उत्पादन की समस्या के निपटारे के लिए लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। लेनिन ने इसके तहत फैक्ट्री के तकनीक विदों पर नियंत्रण स्थापित किया एवं मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इसी तरह किसानों पर भी नियंत्रण लगाया गया एवं किसानों से बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। अब देखिए, इसमें भी कुछ अब कमी आने लगी। अब ठीक है, किसानों के लिए काम किया गया, लेकिन किसानों से टैक्स लिया जाने लगा, वो भी जबरदस्ती, एकदम देना ही है। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया और फैक्ट्री में यह ध्यान रखा गया कि कोई भी मजदूर हड़ताल पर न निकले। परंतु युद्धरत साम्यवाद के विरुद्ध रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू किया। अब किसान कहने लगे कि भले जरा देमसन लेकिन ना देमसन। लोग लागल अपन अनाज में आग लगावे। अरे पागल था क्या? इसको नहीं पता था ये लोग आंदोलन करना सीख गए हैं, अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिणामतः 1920-21 में उत्पादन का स्तर काफी गिर गया। करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। कहीं कहीं सारी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अतः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया जिसका परिणाम था नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जिसको कहा जाता है नेप। क्या कहा जाता है? नेप। एन मतलब नेशनल, न्यू, ई मतलब इकोनॉमिक और पी मतलब पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको नेप कहा जाता है, नई आर्थिक नीति। अब लेनिन ने देखा रे भाई अब तो आंदोलन शुरू हो जाएगा तो मेरा भी यहाँ से पत्ता कट जाएगा। अब दिमाग लगा लोग शांत करो, लोगों को कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोग क्या हो जाए? खुश हो जाए। नेता देखिए, नेता किसी का नहीं होता है, जिधर फायदा देखेगा उधर घूम जाएगा। लोगों का मूड देखता है, लोगों का मूड जिस तरफ होगा उस तरफ वो काम करना शुरू कर देगा। अब नई आर्थिक नीति के अनुसार देखिए उसने कौन कौन सा नियम लगाया। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था।
उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्राटस्की चाहता था। ट्राटस्की का मन था कि एक बार समाजवाद को लागू कर दिया जाए, सब में समान अधिकार दे दिया जाए, लेकिन लेनिन समझ चुका था इस बात को कि एक बाइक सब करना सही नहीं होगा, क्योंकि विद्रोह हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी का ज्यादा पैसा उसको लोगों में बांट दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, वे मारामारी पर उतर जाएंगे, जान देना शुरू कर देंगे। तो ये भी सही बात नहीं है। धीरे 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 सब लागू किया जाए और बाद में पूर्ण रूप से समाजवाद हो जाएगा। लेकिन ट्राटस्की कहता था कि जिसका विदेश मंत्री था, नहीं, तुरंत इसको लागू कर दिया जाए। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। यानी मार्क्स जो नियम दिए थे उसके बातों को भी मानना पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं माना, थोड़ा बहुत मान करके काम चला लिया। कहा जाता है कि अच्छा राजनीतिज्ञ वही होता है जो समय की परिस्थितियों को समझे कि अभी परिस्थिति क्या है, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेनिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें थी। अब नई आर्थिक नीति जो बनी थी उसमें कौन कौन सी बातें कही गई तो उसको देखेंगे। पहली बात, किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। नीति बनाया कि देखिए, कोई भी किसानों का अनाज नहीं लेगा, उनसे एक टैक्स लगा दिया जाएगा थोड़ा सा, वो अपना साल भर में एक बार वो अपना टैक्स जमा कर देंगे, बाकी उनका जितना अनाज होता है वो जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे किसान खुश हो गए कि चलो भाई ठीक है, अब हम अपना अनाज जितना मन करे जो करेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि जबरदस्ती जाते थे सेना इसके आदमी और जितना मन करे अनाज ले लेते थे, तो इससे उनको बुरा लगता था। दूसरा बना, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रख गया तो जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। उसने कहा कि बात सही है कि पूरा जमीन इस देश का है, लेकिन मैं ये जमीन किसानों को दे रहा हूं, वे लोग अपना खेती करेंगे और वो अपना ही समझेंगे। एक बात आप लोग भी याद रखिएगा, आपका जमीन हमारा जमीन अपना जमीन नहीं है, रियल में ये सारा जमीन देश का है। इस बात को मत भूलिएगा। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, भारत की। आप लोग कहते हैं ना ये मेरा जमीन है, मैं कहता हूं ये मेरा जमीन है, नहीं, ये A to Z सरकार की जमीन है। सरकार हमें दी है, अपना समझ के आप लोग चलाइए। ऐसा नहीं है कि वो लेगी, लेकिन अगर लेना चाहे तो ले लेगी। लेकिन रही बात कि सरकार लेगी नहीं, आखिर लेके क्या करेगी। तो यह कभी भी दिमाग में आप लोग मत बैठाइएगा कि ये जमीन हमारी है। ये टोटल के टोटल सर किसी भी देश की जमीन किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वो सरकार की होती है। इसलिए आप लोग बात को जान लीजिए कि सरकार जब भी कोई सरकारी भवन बनाती है, जैसे कि स्कूल बनाती है, आंगनबाड़ी बनाती है, अस्पताल बनाती है, सड़क बनाती है, तो सरकार जमीन नहीं खरीदती है। आप लोग इस बात को पता कीजिएगा, सरकार कभी भी जमीन नहीं खरीद सकती है। आपको दान देना पड़ता है। आप कहिए कि हम दान दे रहे हैं, ठीक है, वो दान अच्छा लगता है, लेकिन अपना जमीन कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, दीजिएगा। अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ गया सरकार को तो लेना भी पड़ता है। रही बात वही कि सरकार पैसा नहीं देती है, लोग जो ठेकेदार उकदार होता है वो कुछ पैसा दे देता है ताकि लोग झगड़ा न करें। नहीं तो रियल रूप से जो जमीन है वो किसका है, सरकार का जमीन है। तो उसी तरह लेनिन ने भी कहा कि ये जमीन भले ही सरकार की है, राज्य की है, लेकिन आप लोगों में बांटी जा रही है, आप लोग अपना समझिए और इस पे खेती कीजिए। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, और जो 20 से कम कर्मचारी वाले हैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से अधिकार मिल गया कि आप कोई उद्योग चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल में 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी मिलकर स्कूल चलाते हैं, छोटे छोटे उद्योग, तो उनको भी अधिकार मिल गया कि आप छोटे छोटे उद्योग चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन करे करें, स्वतंत्रता है आपको। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। माने विदेश से भी जो सामान आ रहा था ना, राजा बोल रहे हैं, ये लेनिन ने कुछ नियम फिक्स कर दिया कि ज्यादा सामान विदेशी नहीं लाना, इससे लोगों को बेरोजगारी मिल रही है, लोग अपने ही देश में उत्पादन करेंगे और काम करेंगे। उसके आगे 6 नंबर, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए, जो भी सामान है उसका LIC होने लगा। जीवन बीमा समझते हैं ना, भारतीय जीवन बीमा निगम,
LIC होने लगा, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये सारे नियम आए थे किसके तहत? नई आर्थिक नीति के तहत। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हुई और उसके बाद लोग अच्छे से खेती करने लगे, उद्योगों में लोग अच्छे से काम करने लगे, सब में विकास होने लगा। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसे कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटना, एक कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटना, फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। यहाँ पे 1 कदम है कि 3 कदम है? 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना, फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। मतलब लेनिन कहता था कि हम 3 कदम आगे बढ़ गए और 1 कदम, फिर भी 2 कदम क्या है? मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सारा काम करके अगर थोड़ा सा काम उन लोगों की बात मान ली गई तो क्या दिक्कत है? काम तो चल रहा है ना, लड़ाई तो नहीं ना चल रही है, मैनेज करना चाहिए। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हो गई, याद रखेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई। अब देखिए उत्तराधिकार मतलब अब कौन यहाँ का मतलब राजा बने, कौन यहाँ का मतलब टोटल नेतृत्व करे। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहा है। तब सब नेता कहने लगे हम बनेंगे तो हम बनेंगे, हम मालिक बनेंगे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई, लेकिन जीता कौन? आप उसका चित्र देख सकते हैं अपनी किताब में, स्टालिन को दिख रहा है ना। 1929 ईस्वी में ट्राटस्की का निर्वासित कर दिया गया। अब देखिए ये कितना खतरनाक आदमी था। 1929 में आया ट्राटस्की जो विदेश मंत्री थे, बोले काम कर भाग, और उसको देश से बाहर निकलवा दिया। अब जितना लेनिन का आदमी था ना, बढ़िया बढ़िया विश्वास पात्र, सबको निकालना काम शुरू किया था। 1930 के दशक में लगभग सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितना लोग क्रांति में रहेगा लेनिन के साथ है, पता कोका सरद ने मुआ देलस। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई। और लेनिन ने दिया था कि लोकतंत्र रहेगा, प्रेस को अखबार वालों को स्वतंत्रता दे दिया कि तुम जो मन करे छापो, सबको बुलाया गए, मना कर दिया। उल्टा सीधा कि नहीं चीज खपलो, लेकिन हमरा से बिना पूछे ले तो अगर बात बुझ रहे, लेकिन टंगवा दे वही लगल। पार्टी के अंदर भी मत को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। किस पार्टी का महासचिव था? कम्युनिस्ट पार्टी का। और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। कब मरा था ये? जब तक रहा तब तक तानाशाही, मतलब अपने मन से एकदम लोगों पे अत्याचार करता था, जो मन में आता था करता था। इन घटनाओं का सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्शों के विपरीत थी। स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। लेकिन एक काम तो इसने अच्छा किया था, लोगों पे भले अत्याचार करता था लेकिन अपने ताकत को बढ़ाता था। और एक ऐसा टाइम है कि पूरा दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश इसने ही बना दिया रूस को। इतना शक्तिशाली कोई नहीं था, सेना में, हथियार में, हर मामला में। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा था। युद्ध काल के सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व की महान शक्ति बन गया। यानी 30 साल के अंदर ही जिस रूस को सबसे कमजोर कहा जाता था वो सबसे शक्तिशाली बन गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी स्टालिन की। और वहां की मेहनत कश जनता में क्रांति ने स्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। और अंतिम चैप्टर का टॉपिक हेडिंग है रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? इस क्रांति के पश्चात यानी बाद श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि जब रूस की क्रांति हुई तो कौन सा वर्ग आया था जी? श्रमिक या सर्वहारा वर्ग, यानी लेनिन आया था। दूसरा, रूसी क्रांति के बाद
विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। यानी पूरा रूस जो था कितने भागों में बट गया था? दो भागों में, एक साम्यवादी विश्व और एक पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। तीसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध आप लोग समझते हैं ना, संस्कृत में आप लोगों को समझाए थे, मतलब कि मन ही मन एक दूसरे से जलन करना, लड़ाई लड़नी, खुलकर कोई बात नहीं कहना। और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच, 4 दशक का अर्थ हुआ 40 वर्ष, एक दशक में 10 वर्ष होता है, तो 4 दशक में 40 वर्ष होगा। दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती गई। शस्त्रों मतलब कि सभी देश अपना अपना ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। तो यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपके टॉपिक में दिया हुआ है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में इसको पढ़ लेते हैं। ऊपर दिया है, मिखाइल गोबारचोव 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा पेश की। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। यानी आपको बताए थे शुरू में ही कि पहले रूस बहुत बड़ा देश था, बाद में ये टूट गया। कब टूटा था? 1991 में, दिसंबर महीने में। विघटन मतलब होता है टूटना, विघटन मतलब टूटना। शीत युद्ध हुआ था। इसका अर्थ होता है यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। मतलब विचार का युद्ध, लड़ाई नहीं था, अंदर ही अंदर बातें होती थी, वो लड़ाई थी। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग एक ही पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।